अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना प्योर मैथमेटिक्स 1 एएस लेवल का अगला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये चैप्टर नंबर 2 बनता है, लेकिन हमारी सीक्वेंस के अंदर डिफरेंट इसकी सीक्वेंस आ रही है। ये है फंक्शंस। फंक्शंस स्टार्ट करने लगे हैं और ये नहायत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आता होता है और समटाइम्स 6 से 8 मार्क्स का भी आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन लाजमी आता है। और अगर हमने इस फंक्शन को चैप्टर को ज़रा सही तरीके से कर लिया तो समझ लें कि हमारा काफ़ी सारा पार्ट जो है वो पेपर के अंदर इस क्वेश्चन का कवर हो जाता है। ठीक है, काफ़ी सारा नहीं, कम्प्लीटली कवर होता है और बहुत अच्छे से मैं हर एक चीज़ को बड़ी पिन पॉइंट करके इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के सामने रखूँगा, क्योंकि नॉर्मली ये परसेप्शन दी जाती है कि ये फंक्शंस का जो चैप्टर है ना, ये ज़रा मुश्किल चैप्टर है। नो डाउट बाकी चैप्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़रा मुश्किल चैप्टर है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना बनाया गया है। हम जब हर चीज़ को पिन पॉइंट करके देखेंगे ना, पढ़ेंगे, समझेंगे चीज़ को, तो फिर आप लोगों को ये चैप्टर जो है ना बहुत आसान लगने लगेगा। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर है, जो पहला टॉपिक है वो है रेंज एंड डोमेन। जो रेंज और डोमेन का क्वेश्चन है ना, ये लाजमन 110% आपके पेपर में आता है और इसका ये क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, लेकिन लाजमी आता है, कंफर्म आता है। और ये 1 मार्क का जो क्वेश्चन है, ये समटाइम्स पिछले पार्ट के साथ लिंक्ड होता है या अगले पार्ट के साथ लिंक्ड होता है। तो इसकी वजह से आपके ये समझ लें कि ये सिर्फ एक लेक्चर सर 1 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर लगा रहे हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं, समटाइम्स इससे जो अगला पार्ट इसके साथ लिंक्ड होता है वो 3 नंबर का होता है, या इससे पहले वाला लिंक्ड होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो वो 2-3 मार्क्स ये मिला के 3-4 मार्क्स बन जाते हैं। और पेपर में फाइनल एग्जाम के अंदर अगर आपको 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बन रहा है और वो आपको पहले से पता है कि ये वाला क्वेश्चन इस तरह का आना है, इस टाइप का क्वेश्चन आना है, वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो बुरी बात तो नहीं है एक लेक्चर के लिए, है ना। स्टार्ट करते हैं रेंज एंड डोमेन। अब रेंज और डोमेन में क्या है, पहले सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। जब हमने फंक्शंस का चैप्टर स्टार्ट किया तो इसमें हमारे पास आती है एक चीज़ जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फंक्शंस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। और टाइप्स ऑफ फंक्शन लिखने से भी पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आपके पास जो डोमेन होती है वो क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन आपके पास होती हैं वैल्यूज़ ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको हम कहते हैं डोमेन, और वाई एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको हम कहते हैं रेंज। ठीक हो गया। अब हम आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, नंबर 1 to 1 फंक्शन, जिसको हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन का मतलब ये कि एक x की वैल्यू हो और उसके अगेंस्ट एक ही y की वैल्यू हो। तो ये 1 to 1 फंक्शन कैसा होता है। 1 to 1 फंक्शन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर अगर देखो मैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्वाड्रेटिक ग्राफ भी हो सकता है, लेकिन वो उसके अंदर कुछ कंडीशंस आती हैं। अगर मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है 1, तो ये जो y एक्सिस की 1 वैल्यू है, ये x एक्सिस की एक ही वैल्यू के ऊपर आ रही है जिसको हम कहते हैं 1। अगर मैं 2 के ऊपर 1 लाने की कोशिश करूं नहीं आएगा, 3 के ऊपर 1 लाने की कोशिश करूं नहीं आएगा। तो फॉर ईच डोमेन देयर इज अ स्पेसिफिक रेंज। हर एक डोमेन के लिए एक रेंज है। हर एक डोमेन के लिए क्या है, एक रेंज है। इसको हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। हर एक डोमेन के लिए एक रेंज। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनी टू 1 फंक्शन। मैनी टू 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन कैसा होता है। मैनी टू 1 फंक्शन ऐसा होता है कि भाई आप x की वैल्यू 1 ले लें, x की वैल्यू 2 ले लें, x की वैल्यू 3 ले लें, x की वैल्यू 4 ले लें, हर बार क्या होगा, आपके पास y का एक ही आंसर आएगा, एक ही डोमेन आएगी। मैनी टू 1 कि मैनी वैल्यूज ऑफ x और y का एक ही आंसर, है ना।
for many values, for multiple values of x, for multiple domains there is only one range। मल्टीपल डोमेन्स के लिए कितनी रेंजेस हैं? एक ही रेंज है। ये होता है मैनी टू वन फंक्शन। और लास्ट जो थर्ड टाइप है वो कहते हैं वन टू मैनी। वन टू मैनी फंक्शन कैसा होता है? हो सकता है फॉर एग्जांपल ये चीज़, एक ग्राफ इस तरह का है कि अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो उसके ऊपर आपके पास फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है। तो मतलब ये फॉर वन डोमेन देयर आर मल्टीपल रेंजेस। ठीक है, फॉर वन डोमेन देयर आर मल्टीपल रेंजेस। हमारे पास फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कि इसमें हर एक डोमेन के लिए एक अलग से रेंज है। दूसरा, एक से ज़्यादा डोमेन्स हैं, मल्टीपल डोमेन्स हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही रेंज है। थर्ड कि एक ही डोमेन है उसके लिए एक से ज़्यादा रेंजेस हैं। अब हमें देखते हैं कि क्या ये सारे चीज़ें, ये सारे फंक्शंस पॉसिबल हैं, रियल फंक्शंस हैं कि नहीं है। मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ फिज़िक्स के एक टॉपिक से, काइनेमेटिक्स। आप सब लोगों ने फिज़िक्स पढ़ी है, काइनेमेटिक्स पढ़ा है, सब लोगों ने फिज़िक्स के अंदर ग्राफ्स देखे हैं, काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स देखे हैं वेलोसिटी के। अगर मैं यहाँ पे इस ग्राफ को कह दूँ कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। तो वेलोसिटी जब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है तो हर थोड़ी देर बाद वो जो एक वेलोसिटी थी वो एक ही टाइम के ऊपर आई, उसके अलावा नहीं आ सकती। जिस तरह फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, तो ये 1 सेकेंड के बाद ही आ सकती है, 2 सेकेंड के बाद नहीं होगी, क्योंकि इंक्रीज़ कर रहे वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर इस ग्राफ को भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के साथ देखें। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना? बिल्कुल है। आप जाए 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से रहे हैं और आपके पास टाइम जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, आपकी एक्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं, लेकिन हर वैल्यू के ऊपर जब आप वाई की वैल्यू देखते हो, हर डोमेन के ऊपर जब आप रेंज देखते हो, तो आपके पास क्या आ रहा है? एक ही आंसर आ रहा है। ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फंक्शन भी आपके पास एक, मैं आर यहाँ पे लिख रहा हूँ, रियल फंक्शन, ये वाला फंक्शन भी आपके पास रियल फंक्शन। ठीक, अब इसको भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। ये पॉसिबल है कि आफ्टर 1 सेकेंड आपकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकंड भी थी और नेगेटिव 2 मीटर पर सेकंड भी थी। हो सकता है अब यूं भी जा रहे हो, यूं भी जा रहे हो, लेकिन यूं हो ही नहीं सकता कि आप एक ही बार आधी गाड़ी आपकी आगे चलेगी, आधी गाड़ी पीछे को चलेगी, इस तरह नहीं। को बीच में से आके कोई हलचल आपको काट के फेंक दे तो एक डिफरेंट चीज़ है। तो वन टू मैनी इज नॉट अ रियल फंक्शन। ठीक हो गया। ये था हमारे पास फंक्शंस को डिफाइन करना कि फंक्शन हमारे पास कितने तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है 1 to 1, मैनी टू 1 और 1 to मैनी। 1 to 1 फंक्शन रियल होता है, मैनी टू 1 रियल होता है और 1 to मैनी रियल नहीं होता। आप लोगों ने ये चीज़ याद नहीं करनी, समझना है। कैसे कि भाई एक x की वैल्यू के ऊपर एक y की वैल्यू आ सकती है, एक से ज़्यादा x की वैल्यूज़ के ऊपर एक ही y की वैल्यू आ सकती है, एक ही x की वैल्यू के ऊपर क्या एक से ज़्यादा y की वैल्यूज़ आ सकती हैं? नहीं आ सकती। ठीक हो गया। ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो गई ख़त्म। अब हम फोकस करने लगे हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, विच इज़ रेंज एंड डोमेन। रेंज एंड डोमेन। अच्छा, अब मैं ग्राफ बाय ग्राफ इस रेंज और डोमेन को बड़ा मैं डिटेल के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा लंबा होगा। हमारे पास ग्राफ्स या तो होंगे स्ट्रेट लाइन या हमारे पास ग्राफ्स होंगे क्वाड्रेटिक, है ना। तो हम पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी जो है
वो या तो होंगे पॉजिटिव ग्रेडियंट या नेगेटिव ग्रेडियंट। तो अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव ग्रेडियंट वाले ग्राफ की। जो एक पॉजिटिव ग्रेडियंट का ग्राफ होता है वो जाता है इस तरीके से, ठीक। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज करके बना देता हूँ, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। चलो, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट का ग्राफ। इस ग्राफ को मैंने फंक्शन बता दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x प्लस 1। मैंने फंक्शन बता दिया विच इज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x प्लस 1। उन्होंने हमें डोमेन बताई है। डोमेन नॉर्मली लिखी जाएगी x की फॉर्म में, दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 4। सॉरी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। और हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड रेंज। अब मतलब समझ लें, हमने हर क्वेश्चन के अंदर रेंज फाइंड करनी है। मैं बार बार क्वेश्चन वो लिखूंगा नहीं, हमने रेंज फाइंड करनी है। ये क्या है? x, ये x है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है? रेंज। हमारे पास जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन के अंदर हम डोमेन की वैल्यूज पुट करते हैं क्या फाइंड करने के लिए? रेंज फाइंड करने के लिए। रेंज क्या होती है? रेंज होती है आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। रेंज होती है आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब एक पॉजिटिव ग्रेडियंट वाला जो ग्राफ है उसके अंदर देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक, उसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ रहा है ना। और सर बीच में तो 1.1, 1.2, हाँ वो भी आता है, लेकिन छोड़ो, हमने होल नंबर्स पे देखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। हमने 0 पुट किया यहाँ पर तो हमारा आंसर आया 1। अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3। अगर हम 2 पुट करते हैं हमारा आंसर आएगा 5, 3 पे 7 और 4 पे 9। तो हमने ये चीज़ देखी, पता लगा कि जब हमने 0 पुट किया तो सबसे लोएस्ट वैल्यू आई, और जब हमने 4 पुट किया तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आई। तो मतलब ये कि आपके पास जो फंक्शन है उसकी रेंज आ रही है 0 और 4 की डोमेन के अंदर विच इज़ 1 एंड 9। जो यहाँ से ये देखो हमारे पास 1 और यहाँ पे 9, जो डोमेन गिवन है उस डोमेन के अंदर जो सारी रेंज है ना, जो वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं वो रेंज है आपकी। ये हमारे पास आ गई रेंज। तो जो पॉजिटिव ग्रेडियंट वाला जो ग्राफ होता है, कौन सा ग्राफ? पॉजिटिव ग्रेडियंट वाला जो ग्राफ है, उसमें आप ये चीज़ समझ लें, यहाँ पे देखें कि जो आपकी लोएस्ट डोमेन है वो आपको लोएस्ट रेंज दे रही है, जो हाईएस्ट डोमेन है वो आपको हाईएस्ट रेंज दे रही है। तो पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन हो, पॉजिटिव ग्रेडियंट वाला ग्राफ हो, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। लोएस्ट रेंज डोमेन पुट करो, लोएस्ट रेंज आ जाएगी फंक्शन में, और हाईएस्ट डोमेन पुट करो फंक्शन में तो हाईएस्ट रेंज आ जाएगी। अब अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट वाला ग्राफ नहीं है लेकिन नेगेटिव ग्रेडियंट वाला ग्राफ, अब ग्राफ कौन सा है? नेगेटिव ग्रेडियंट। तो नेगेटिव ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्राफ आ गया और मैंने इसका फंक्शन लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स -2x प्लस 7, ठीक है, -2x प्लस 7। और डोमेन यहाँ पे हमें दे दी गई x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। अब ग्राफ को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि यार अगर मैं लोएस्ट डोमेन पुट करूंगा तो मुझे यहाँ पे हाईएस्ट रेंज आ रही है, और अगर मैं हाईएस्ट डोमेन पुट करूंगा तो मुझे लोएस्ट रेंज आएगी, है ना। हम अगर फॉर एग्जांपल 5 यहाँ पर भी आ रहा है, लाजमी नहीं है कि यहाँ पर आए, यहाँ पर भी आ रहा है तो भी आपके पास क्या हो सकता है वो नेगेटिव में भी चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ, 0 पुट किया तो आंसर आया 7। जब मैंने 1 पुट किया तो आंसर आया -2 प्लस 7 5। जब मैंने 2 पुट किया आंसर आ गया 3। सो ऑन करते करते मैंने 5 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? -3। तो पता ये लगा कि जब आप 0 पुट करते हो तो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, और जब आप 5 पुट करते हो तो लोएस्ट वैल्यू आ रही है। तो हमें लोएस्ट वैल्यू कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3
एन लेस देन इक्वल्स टू 7, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज। तो इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब भी वो x लिखता है दैट मीन्स डोमेन, और जब वो एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो दैट मीन्स रेंज। ठीक है, आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि x में x है तो वो डोमेन है, एफ ऑफ एक्स है तो वो क्या है, रेंज है आपके पास। ठीक हो गई ये बात। ये तो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पेपर के अंदर नॉर्मली स्ट्रेट लाइन ग्राफ बहुत कम है कि आए, लेकिन समझाना ज़रूरी है। x डोमेन आ गई, एफ ऑफ एक्स रेंज आ गई। अब रेंज को फर्दर और एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमने सिर्फ क्या करना है, हमने ये बताना है कि हमारे पास जो है वो डोमेन क्या आ रही। अब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, हमारे पास ये एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये है 5, ये पॉइंट है -6, ये पॉइंट है 4 -2, ठीक है। ये पॉइंट है आपके पास -4, ये पॉइंट है आपके पास 3। मैं आपको कहता हूं कि मुझे ये बताओ कि इस ग्राफ की डोमेन और रेंज क्या है। x भी बताओ और एफ ऑफ एक्स भी बताओ कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू कैसे है, और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू क्या है। देखो डोमेन क्या है, x एक्सिस की वैल्यूज, कि यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, ओके -4, और x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब रेंज देखो, -4 के ऊपर ग्राफ की सबसे स्मॉलेस्ट लोएस्ट वैल्यू नहीं आ रही है ना, हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू डिफरेंट है। तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5। आपने -4 और 3 के अंदर रेंज बताई है कि ग्राफ मैक्सिमम ऊपर कितना गया और मिनिमम नीचे कितना आया, मैक्सिमम ऊपर कितना गया और मिनिमम नीचे कितना आया। ये आपने एक चीज इसको यहाँ पे बताना है, ठीक। फिर समटाइम्स वो होते हैं आपको डोमेन जो है वो बता देते हैं, चलो हम उसके ऊपर आते हैं बाद में। अभी हम यहाँ पे आगे हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ कर लिया, क्वाड्रेटिक ग्राफ। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक ग्राफ आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट समझें, मैंने एक फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, लाजमी नहीं है आपने हमेशा ग्राफ बनाना है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये ग्राफ जाता है इसका, विच इज दिस इज 15, ये पॉइंट है मिनिमम पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते थे, याद है। फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15, और उन्होंने डोमेन हमें बता दी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1 या -1 कर लेते हैं, -1। दिस इज द डोमेन। हमने फाइंड करनी है रेंज, इन वैल्यूज के अंदर हमने फाइंड करनी है रेंज। इस डोमेन के अंदर रहते हुए आपको और कोई तरीका समझ ना आए ना, आपने क्या करना है, आपने ये वाली सारी वैल्यूज बारी बारी पुट करना स्टार्ट कर देनी है। कहाँ पर, इस ग्राफ के अंदर, बारी बारी कहाँ पुट करनी है, इस ग्राफ, इस फंक्शन के अंदर। मैंने -5 भी पुट किया, -4 भी पुट किया, -3 भी पुट किया, इसको मैं चेंज करके -6 कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने -6 भी पुट किया, थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ मिक्सअप ना हो जाए। -6 पुट किया, -5 पुट किया, -4 पुट किया, -3, -2, -1, -1 तक है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। जब मैं इस फंक्शन के अंदर x की जगह
-6 पुट करूँगा तो क्या आंसर आता है, -6 का स्क्वायर हम देख लेते हैं हमें क्या ज़रूरत है हमारे पास जब कैलकुलेटर है। तो 8 इंटू -6 प्लस 36 प्लस 15 तो आंसर आता है 3। -6 पुट किया तो आंसर आया 3, -5 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0, -4 पुट किया तो आंसर आया -1, -3 पुट किया तो आंसर आया 0, -2 के ऊपर भी आंसर आया 3 और -1 का स्क्वायर 1, -8 तो हमारे पास आंसर आ गया 8। ये आसान तरीन तरीका हमने किसी भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज फाइंड करने का। इस रेंज को देखें, इन वैल्यूज़ को देखें और इन वैल्यूज़ में से पिक करें कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है -1 और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो है 8। आपके पास रेंज आ गई विच इज़ f of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, और अगर यहाँ पर वो यूज़ कर लें कि x इज़ ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन -1, आप यही रेंज लिखेंगे लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू की बजाय ग्रेटर देन और लेस देन का साइन पुट कर देंगे, बस ठीक हो गया। अब एक और चीज़ समझें यहाँ पे, वो क्या है, वो इस चीज़ यही मैं सिनेरियो लूँगा आपको समझाने के लिए। फंक्शन है हमारे पास f of x इज़ x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 वेयर x बिलोंग्स टू r। ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू r और ये r का मतलब होता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, x बिलोंग्स टू r, r का मतलब क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5। अब वो फंक्शन हमें बता दिया और x को उन्होंने पुट कर दिया r, x बिलोंग्स टू r। आपने एक चीज़ चेक करनी है वैल्यू पुट करके। अब इस फंक्शन के अंदर आप बिलोंग टू r 0 पुट करेंगे, 0 एक रियल नंबर, इज 0 अ रियल नंबर और नॉट, भूल गया हूँ यार मैं भी। ठीक है, हमारे पास लैपटॉप है, अभी चेक कर लेते हैं। हमारे पास x जब हम देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास इज़ 0 अ रियल नंबर। अच्छा लो भाई, गूगल भी कंफ्यूज है, कहते हैं 0 इज कंसिडर्ड टू बी बोथ। खैर, हमने 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, x स्क्वायर 15। ठीक है, सारे वो नंबर्स के अंदर बाकी हर चीज़ का पता होता है, इंटीजर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। रियल नंबर्स के अंदर 0 की हमेशा मैं भूल जाता हूँ। 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 15, 9 प्लस 15 कितना होता है 24। तो हम 2 भी पुट करते हैं, ओके 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 16 20 35। हमें ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, x बिलोंग्स टू r की बात हो रही है, मतलब वो वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। 0 पे 15 आया, 1 पे 24, 2 पे 35, फिर इसी तरह 3 पे और बड़ी वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमें ये पता लग गया, हमें चेक करना था कि वैल्यूज़ किस तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो फिर आप इसकी जो रेंज लिखेंगे ना, आप लिखेंगे कि दैट f of x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15। ठीक हो गया, f of x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15, कि वो उससे बड़ी है। अगर इसी में यहाँ पे कोई हमारे पास फंक्शन इस तरह का होता कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी फंक्शन को ऑपोजिट कर दें, जो डिक्रीज हो रहा होता, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 15। मैं उसकी भी कोई एक एग्जांपल जहन में बना लेता हूँ, विच इज़ f of x इक्वल्स, अगर मैं इसी फंक्शन को सारा ऑपोजिट कर दूँ, -x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15। अब ये फंक्शन पूरा का पूरा ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। ये ग्राफ पहले इस तरह बन रहा था, अब ये ग्राफ क्या हो गया, अब ये ग्राफ इस तरह बनेगा। पूरा फंक्शन ही हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जब हमने पूरा फंक्शन ही उल्टा कर दिया, अब ये ग्राफ इस तरह का बन रहा है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, 0 पुट किया
1 पुट किया, 2 पुट किया, आप 0 ना भी पुट करें, 1 और 2 पुट करके देख लें सीधा, 0 पुट किया 0 0 -15, 1 पुट किया 1 -1 -9 -24 और 2 पुट करेंगे -35। ओके, ये पता लग गया ये ग्राफ जो है ये तो नेगेटिव साइड पे जा रहा है, उल्टा जा रहा है। बेशक वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू r ही है फिर भी, तो हम यहाँ पे रेंज क्या लिख देंगे, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू -15। क्या अब हमने हाईएस्ट वैल्यू बता दी कि अगर x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है -15 और उससे जैसे जैसे आप वैल्यूज़ को डोमेन को इंक्रीज करते जाएंगे वैल्यूज़ कम होती जाएंगी। तो जो फंक्शन है उसकी रेंज स्टार्ट यहाँ से हो रही है, एंड कहाँ होगी हम नहीं, आप जहाँ रियल नंबर वो नंबर को रोकना चाहें वहाँ पे कर लें। यहाँ से स्टार्ट 15 से हो रही है, बढ़ती जाएगी उससे आगे। ठीक हो गई ये बात, ये चीज़ भी क्लियर। अब आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में होंगे। क्वेश्चंस किस फॉर्म में होंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर यही फंक्शन या ये वाला फंक्शन जो है इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखूं तो ये बनता है f ऑफ x इक्वल्स x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 1। अब और इस फंक्शन में अगर हम ये देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, मैंने आपको x की डोमेन बता दी, x इज ग्रेटर देन, इस दफ़ा ग्रेटर देन रख लेते हैं, ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन -2, ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन -2। आपने क्या करना है, जब ये फंक्शन आए ना, इस टाइप का फंक्शन हो, इसके अंदर एक टिप है। वो टिप क्या है, मेक द ब्रैकेट 0, ब्रैकेट को 0 बनाओ। कैसे यार, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे x की जगह ये मेरे -4 आ सकते हैं ना, इन वैल्यूज़ के अंदर -4 आ रहा है, मैं x के अंदर -4 पुट करता हूँ, तो -4 जब पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा कि मैं फंक्शन के अंदर -4 पुट करता हूँ तो -4 प्लस 4 आंसर आ गया -1, तो आंसर आ गया -1। अब यहाँ पर इसको देख के आपको पता लग रहा है, इस फंक्शन को देख के, वैसे आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वाड्रेटिक्स से हो जानी चाहिए कि आप फंक्शन को देखें और देख के बता दें कि क्या एक यू शेप बनेगा या एन शेप ग्राफ होगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो ये जो आंसर आएगा ना, हमेशा ये इधर मैक्सिमा और मिनिमम, ये जो पॉइंट है ना, ये -1, या तो ये मैक्सिमम पॉइंट, अगर मैक्सिमम होगा मतलब अगर ग्राफ आपका इस तरह है तो ये इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, या अगर मिनिमा है तो ये इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। जिस तरह देखें, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम पॉइंट आया था रेंज जो y एक्सिस का, वो क्या था -1, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये -1 या मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो हमें मिनिमम रेंज पता लग गई, या इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास ये मिनिमम है, तो मिनिमम रेंज हमें पता लग गई। और मैक्सिमम हमने फाइंड करनी है तो हम इसी के अंदर दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करके देख सकते हैं उसके लेफ्ट। अब ये देखो, अगर -4 है, -4 से हम और डाउन जाते हैं तो -5 हमारे पास एक ही डोमेन है, लेकिन -4 से अगर हम दूसरी साइड पे जाते हैं हमारे पास -3 और -2 दोनों है, तो इस तरह थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन ये भी टिप है, जो ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले बच्चे हैं वो करें, जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होती है वो क्या करें, चुप करके ये वाली सारी इस डोमेन की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो रेंज के अंदर पुट करें। इसी तरह देखें और इसके अंदर देखें जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो आपकी लोएस्ट रेंज और हाईएस्ट वैल्यू आपकी हाईएस्ट रेंज आ जाएगी। ठीक हो गया। तो हमने क्वाड्रेटिक ग्राफ को भी देख लिया कि उसकी रेंज और डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे, और हमने स्ट्रेट लाइन को भी देख लिया कि हम उसकी रेंज या डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे। अब क्या है, अब ये एक नंबर तो हमारे पास रेंज डोमेन का हो गया, एक नंबर का सवाल और आता है। वो क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्ट क्वेश्चन की वर्डिंग लिखता हूँ उस तरह की।
हमारे पास है, वो कहते हैं x इज ग्रेटर देन k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the function f of x equals x square plus 8x plus 15 is 1 to 1। ये क्वेश्चन भी लाजमी है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। अब फिर 1 to 1 क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखते हैं हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आता। फॉर विच द फंक्शन इज 1 to 1। अब ये मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझानी है कि एक फंक्शन 1 to 1, देखें एक फंक्शन को चेक करना होना कि वो फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कहते हैं एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी फंक्शन को एक से ज़्यादा प्लेसेस के ऊपर कट कर रही है तो दैट मीन्स कि वो फंक्शन 1 to 1 नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, यही वाला फंक्शन है, तो यहाँ पर आपने देखा कि -5 के ऊपर भी y की वैल्यू 0 आ रही है और -3 के ऊपर भी y की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे -6 के ऊपर y की वैल्यू 3 आ रही है, -2 के ऊपर y की वैल्यू 3 आ रही है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हैं वो 1 to 1 नहीं होते, वो नॉर्मली जब पूरा फंक्शन प्रॉपर बनाया जाए तो वो हमेशा मैनी टू 1 फंक्शन होते हैं, क्योंकि एक वैल्यू यूँ आएगी और फिर दोबारा ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे वो 2 जगह पे कट करेगी। हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते गए, कम करते गए, तो एक पॉइंट आया ये जहाँ पे उसने टेंजेंट बना दिया, वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेंजेंट बन गई किसके, ग्राफ के। अब वो जब वो ग्राफ के टेंजेंट बन गई, अब वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, किस पॉइंट के ऊपर, एक ही पॉइंट पे। अगर हम इस पॉइंट से अगर मैं ग्राफ को अलग करता हूँ, काटता हूँ, तो देखें हमारे पास जो राइट साइड है वो ये बन गई, जो लेफ़्ट साइड है वो ये बन गई, है ना, उस ग्राफ की ज़रा, ठीक है। और ये अब इस पॉइंट से मैंने क्या किया है, इस पॉइंट से जो लेफ़्ट साइड है उसको अलग कर दिया, जो राइट साइड है उसको अलग कर दिया। अब अगर मैं इस फंक्शन को डोमेन, अब ये x की जो वैल्यूज़ है ना, वो बेसिकली क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप k की कोई वैल्यू बताओ, मतलब x की वैल्यू बताओ कि जहाँ से अगर हम डोमेन को लिमिट कर दें या उससे बढ़ आगे आगे या उससे पीछे पीछे, ठीक है, कि फंक्शन आपका क्या हो जाए 1 to 1। अब ये ग्राफ था हमारे पास, ग्राफ भी बना लेते हैं दोबारा यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स भी कहते होते हैं, है ना। मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, -4 और -1। ये हमने क्वाड्रेटिक्स के अंदर पढ़ा कि वर्टेक्स क्या होता है। अब वर्टेक्स हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और -1। अगर मैं इस ग्राफ को -4 x की वैल्यूज़ को लिमिट कर दूं, मैं कहूँ कि नहीं यार आप x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन रख लें -4, ग्रेटर देन -4। ग्रेटर देन -4 का मतलब ये है कि इस पॉइंट से ये जो वर्टेक्स है इससे राइट साइड वाला सारा पार्ट, मतलब ये वाला सारा पार्ट x इज ग्रेटर देन -4, कि ये वाला सारा पार्ट। अब इस पार्ट पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करता हूँ तो क्या ये बताएं कि वो एक 1 to 1 फंक्शन बन गया। वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज 1 to 1, कि आपने k की वैल्यू बता के डोमेन को लिमिट कर दिया कि डोमेन इससे पीछे नहीं जा सकती, ग्रेटर देन k है ना, x इज ग्रेटर देन k, तो कि इससे पहले नहीं जा सकती, तो वो वैल्यू आप इससे आगे आगे रखेंगे अगर, तो फिर फंक्शन आपका, अब चूंकि हमने x को लिमिट कर दिया, हम इस ग्राफ से इस पॉइंट से आगे आ ही नहीं सकते, हम दोबारा इससे ऊपर जा ही नहीं सकते, ये तो मिनिमम पॉइंट है। और यहीं पे अगर वो कहते हैं कि फॉर विच द x इज द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन k,
तो फिर हम ये वैल्यू वही होगी लेकिन साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई है, वैसे तो कोशिश करें कि समझ जाए ये वाली बात, अगर समझ नहीं आई है, रट्टा लगाना है ना, तो जब ये क्वेश्चन आए तो वहां पे नोट कर लो एक चीज, ऑलवेज वैल्यू ऑफ k is always the x coordinate of the vertex। ठीक है, वैल्यू ऑफ k is always the x coordinate of the vertex। देखो वर्टेक्स था ना हमारे पास -4 क्या था, -4 -1 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स थे, जिसमें -4 जो है वो x कोऑर्डिनेट था हमेशा। अब वो वैल्यू k भी लिख सकते हैं, k की जगह m भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन m, x इज ग्रेटर देन n, x इज लेस देन k, x इज लेस देन m, x इज लेस देन n, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो k m n जो भी हो, आपने हमेशा क्या करना है, चुप करके फाइंड करना है x कोऑर्डिनेट किसका, वर्टेक्स का। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपके पास इक्वेशंस इस फॉर्म में भी होती है, फंक्शन के अंदर वो क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन जो है वो चेंज करवाएंगे, वो कहेंगे राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। तो जब ऑलरेडी इक्वेशन आप कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिख चुके हैं, जिससे मैंने यहाँ पर लिखी, तो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास वर्टेक्स निकल आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का 1 नंबर होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी होती, आपको ना ये ग्राफ बनाना है, ना ये बनाना है, ना ये बनाना है, ना ये बनाना है, कुछ नहीं बनाना। आपने सिर्फ वैल्यू ऑफ के लिखनी है। आपने देखा ओ यहाँ पे अंदर 4 है, 4 का मतलब ये है कि -4 आपने लिखा और ख़त्म बात। के की वैल्यू लिखती -4, बात हो गई ख़त्म। सॉरी, ठीक हो गया। तो ये था हमारा पहला लेक्चर फंक्शंस का। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, 2-3 नंबर्स हमने पेपर के इसके अंदर कंफर्म किए। इस लेक्चर के से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई छोटी सी भी चीज़ अगर आप लोगों को ना समझ आए, आपने फ़ौरन कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ये चीज़ ये ऐसी नहीं समझ आई, दोबारा बताएं। मैं इससे रिलेटेड एक और लेक्चर अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, देखना। हमारी पहली जो है एक्सरसाइज वो चैप्टर नंबर 2 की वो कंप्लीट, वो सारी रेंज और डोमेन के ऊपर ही बेस करती है। ठीक है, तो फंक्शन के स्टार्टिंग का लेक्चर जो है ना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसको बहुत थॉरली आपने इसको देखना है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है। ठीक है, क्योंकि इसका पेपर में क्वेश्चन लाजमी आता है। तो उम्मीद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फिर आज का तो ख़त्म हो गया, मेरी अपनी भी बस हो गई है थोड़ी सी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शंस करेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।